चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पर डिस्कशन करेंगे और ये अपोजिट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और हमको वहां पर न्यूक्लियस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, रिमूव करने में वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि हम किसी एलिमेंट को अब इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। रिलीज करने में न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन किया था, आज न्यूक्लियस की हेल्प करेंगे। तो किस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है समझ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्रेंडशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? सीधा सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस गेन करता है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। और कब गेन करेगा? जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा एंथैल्पी के बारे में आपको पहले समझाया था, एंथैल्पी मींस amount of heat energy of reaction which is released or absorbed during process. Process के टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन की एंथैल्पी होती है और उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। और फिर इसका चेंज होता है तो डेल H लिखते हैं। इस तरह यहाँ भी वही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है पहले ये समझें। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां कौन कौन से प्रोसेस होंगे पहले ये समझ। ये एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वन और मोर देन वन, इतने भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट का डिस्कस करोगे उतने इसमें प्रोटॉन होंगे। अब इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हम ऑक्सीजन को लेकर के डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 6। इस ऑक्सीजन के एग्जांपल से हमें बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने? 8, उसके इलेक्ट्रॉन भी 8, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 6। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो चाहता है, ये आया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिसको वो गेन करना चाहता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब एलिमेंट एटम के साइड आएगा तो न्यूक्लियस तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट है ये इस पर क्या एक्ट करेंगे? रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट करेंगे? रिपल्सन फोर्स एक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। अब न्यूक्लियस गेन करना चाहता है, मींस न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्सन फोर्स एक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में है तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन फोर्स है वो पावरफुल होगा। तो ऐसे केस में अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो न्यूक्लियस को वर्क डन करना पड़ेगा। मींस वर्क डन बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने वर्क डन क्यों किया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। एलिमेंट एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट न्यूक्लियस वर्क डन करेगा तो न्यूक्लियस की एनर्जी क्या रिलीज होगी? वर्क डन करेगा तो
तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, और डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस, उसी का नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एटम अपनी आइसोलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स है उसके अगेंस्ट न्यूक्लियस वर्क डन करता है, और न्यूक्लियस जब वर्क डन करेगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, जो वर्क डन करता है उसकी एनर्जी क्या डिक्रीज होगी। तो ऐसे केस में प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और इसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जो वैल्यू है, हीट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस ने वर्क डन किया, जो रिलीज हुई, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एलिमेंट एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी जो भी हो, वो रिक्वायरमेंट क्या है एलिमेंट की, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो न्यूक्लियस या वो सिस्टम वर्क डन करेगा रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट, उसी एनर्जी का नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करते टाइम जो एनर्जी न्यूक्लियस वर्क डन करे, रिलीज करे, वही उसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी कोई एलिमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूक्लियस वर्क डन करेगा, और न्यूक्लियस वर्क डन करेगा इट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डेल एच की वैल्यू नेगेटिव। अब सिस्टम आगे बढ़ता है, ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 थे, सेकंड में अब कितने हो गए 7। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो चुके हैं, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 8, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम गेन कर चुका है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की स्टोरी एंड हुई। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट तो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन का केस है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा। अब ऑक्सीजन कैसा एटम में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन पहले एटम था, न्यूट्रल एटम, अब तो इलेक्ट्रॉन गेन कर वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो रिपल्सन और ज्यादा होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, ये आया सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स जो है वो तो और इंक्रीज हो गया पहले के कंपैरिजन में। पहले ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन फोर्स एक्ट करते थे आउटर मोस्ट के, 2 इनर साइड है, लेकिन अब यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका रिपल्सन हायर होगा, न्यूक्लियस वीक हो चुका है, प्रोटॉन डिक्रीज हो चुके हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में अब न्यूक्लियस वर्क डन नहीं करेगा। जब न्यूक्लियस वर्क डन नहीं करेगा तो किसी ना किसी को तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन बाय अस। अब हमको वर्क डन करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है। न्यूक्लियस वीक हो चुका है, वीक न्यूक्लियस वर्क डन नहीं करेगा, वर्क डन बाय अस ऑन सिस्टम। अब हमने वर्क डन किया सिस्टम में, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव साइन से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव साइन। और ये ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन उसमें अभी भी उतने ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कांसेप्ट है कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नेम भी जो रिलीज हो, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, और इसका मेजरमेंट भी इसी तरह होता है।
इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय एटम सिस्टम जो भी एनर्जी रिलीज करे वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, उसमें वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बट सेकंड थर्ड फोर्थ आर एनी अदर एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे और उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वर्क डन बाय अस। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपली न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। हायर इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जितना हायर होगा उतनी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी गेन करने की हायर होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन होगा। अब समस्या ये कि पीरियोडिक टेबल में जब हम एक पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है, तो ग्रुप में अप टू डाउन करते हैं तो क्या, तो देखते हैं। हम आपको पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यूनिवर्सली आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें अप टू डाउन जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो ग्रुप्स के नेम से फेमस है। इधर ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में आप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। जैसे लिथियम की बात करोगे तो लिथियम में ऑर्बिट कितने हैं, 2, सोडियम में 3, पोटेशियम। इस तरह जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूविंग करेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्यों कि इस एटम का, इस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर न्यूक्लियर कंट्रोल वीक होता है और न्यूक्लियर कंट्रोल वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, डोनेशन की टेंडेंसी होने लगेगी। इसलिए ये आप हमेशा याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जब भी अप डाउन करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है, नया इलेक्ट्रॉन नए ऑर्बिट में एंटर होता है। जबकि लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो न्यू इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर मारता है, सेम सेल में एंट्री देगा। इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होंगे लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट में। जैसे लिथियम 3, तो बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, नियॉन 10। इस तरह एक क्रॉस पीरियड में एलिमेंट्स है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो ऑर्बिट 2, बेरिलियम में 4 लेकिन ऑर्बिट तो 2 ही, 5 बट ऑर्बिट 2। तो यहां से यहां तक जाओगे तो आपको ऑर्बिट कितने मिलेंगे, ओनली 2। ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज नहीं होता, इसलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 10 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होगा। जब जब प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो लेफ्ट टू राइट मूविंग करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना ना चाहे तो तय उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी अप्रॉक्स। जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें, इसका ऑर्बिट क्या है 2, 2, और इसके आउटर ऑर्बिट में क्या है 2s2, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा एस ऑर्बिटल, कौन टेंशन चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना है तो कहाँ गेन करना पड़ेगा, पी सबसेल। तो बेरिलियम की अप्रॉक्स टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अप्रॉक्स 0 होती है।
मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम और अप्रॉक्स जीरो, जीरो नहीं होती, अप्रॉक्स जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहते। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी पोजीशन यही है 2 8 2, ये भी स्टेबल ऑर्बिट है इसके पास एस, और ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सब सेल में एंट्री होगी, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम रखता है। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अप्रॉक्स जीरो हो। अब समस्या ये आती है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूविंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस पीरियड तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अप टू डाउन मूविंग करते हैं तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस है इसमें जो हेलोजन फैमिली में जाकर के आपको पता चलता है। तो हेलोजन फैमिली का एक्सेप्शनल केस की स्टडी करें। यहां पर 17 ग्रुप है हेलोजन फैमिली, इसमें यहां पर इस साइड पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है और इधर कौन होता है, हीलियम। बस फर्स्ट पीरियड में तो केवल 2 ही एलिमेंट है। सेकंड से फ्लोरीन स्टार्ट होता है 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, आस्टेसिन 85। अभी हमने क्या बोला कि किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूविंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। यहां पर एक्सेप्शनल केस, इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय वर्क डन ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मेजरमेंट है, इसी के बेस पर यहाँ एक्सेप्शनल केस बना। अब हम इन जनरल जो कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होना चाहिए क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज हायर है, लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होगा। क्यों चेंज होती है, दोनों का डायग्राम बना के समझ। ये फ्लोरीन, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन का डायग्राम है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, लेकिन इसकी साइज क्या है, साइज स्मॉलर है, और साइज स्मॉलर होने के कारण डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखते क्या होता है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, यहाँ लिखते हैं। ये डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ डेंसिटी किसकी ले, हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास। तो यहाँ पर इसकी साइज कैसी है, फ्लोरीन की, ये फ्लोरीन का डायग्राम है। फ्लोरीन की साइज स्मॉलर है, वॉल्यूम स्मॉलर है, वॉल्यूम स्मॉलर है, तो वॉल्यूम स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हायर। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, ध्यान लिख देते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, क्योंकि इसके 9 इलेक्ट्रॉन स्मॉल रीजियन, कोलैप्स रीजियन में कलेक्ट है। क्लोरीन का डायग्राम बनाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑर्बिट 7 1 2 3 4 5 6। अब इसकी साइज क्या है, ये तो लार्जर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी साइज लार्जर है, वॉल्यूम लार्जर है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम तो छोटा है, स्मॉलर वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम लार्जर है। हायर द वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, उसके जो 17 इलेक्ट्रॉन है फैल करके बसे, फैल करके इसमें रखे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। अब हम ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रिपेल कौन करता है, अरे न्यूक्लियस तो गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल ये इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। और
क्लोरीन के केस में आप देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉन फैले हुए, 3 ऑर्बिट में 17 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी साइज लार्जर हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सन फोर्स एक्ट करना था। तो जब रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होगा तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कम एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियस को कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इनमें एक नंबर पे कौन आएगा, क्लोरीन, दूसरे नंबर पर क्लोरीन, तीसरे पर ब्रोमीन, चौथे पर आयोडीन। इस तरह इनका रेगुलर टेंड बदल जाता है। अब किस में आते हैं क्लोरीन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया, इसको रिपेल कौन करेंगे, इसको रिपेल तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे ना, आउटर मोस्ट में जो बैठे हैं, न्यूक्लियस तो गेन करना चाहता है। अब इसकी साइज क्या है, स्मॉलर, साइज स्मॉलर है, वॉल्यूम स्मॉलर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हुई, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन फोर्स लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, हायर। तो इसके न्यूक्लियस को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मींस ये अपनी टेंडेंसी को डिक्रीज कर सकता है या कर लेगा। तो क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण कम फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए क्लोरीन उसको जल्दी से गेन करता है। और क्लोरीन की साइज स्मॉलर होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसलिए वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर तेजी से रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाता, इसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नंबर पे आ जाए। इसी तरह ऑक्सीजन सल्फर फैमिली में यही एक्सेप्शनल केस, ऑक्सीजन सल्फर फैमिली में यहाँ सल्फर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ऑक्सीजन, सेल्यूनियम, फिर टेल्यूनियम। इसी तरह उसमें भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंसेप्ट है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो किसकी होगी, नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस का अफेक्ट कंप्लीट है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो होगी। वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहती, तो एनर्जी रिलीज होने का सवाल ही नहीं होगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आते हैं। ये इरेगुलर टेंड है, इसलिए इरेगुलर टेंड ही क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इतना याद रखिए और इसका रीजन याद रखिए। रिपल्सन फोर्स का जो कंसेप्ट है उसके बेस पर ये चेंज हुआ है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डिस्कशन है, छोटा सा हेडिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर पीरियोडिक टेबल के किसी हेडिंग के साथ। ओके, बाय, सी यू।